नमस्कार शिक्षक मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कई दिन बाद आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। बीच में 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चूँकि हमारे शैक्षणिक कैलेंडर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं घोषित हैं, इसलिए हमने यह समय आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए छोड़ दिया था। आशा है कि आपकी छमाही परीक्षा हो गई होगी और हमने जितनी टिप्स, जितनी बातें आपको इन वर्चुअल क्लास में बताई हैं, उसके आधार पर आपने इन छमाही इम्तहानों में बहुत अच्छा काम किया होगा, ऐसी हमें आशा है। आइए अब हम शुरू करते हैं वर्चुअल क्लास का तीसरा चरण। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विज्ञान में विषय चल रहा था ऊष्मा और ताप। अब तक हमने आपको बताया ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा को किस तरीके से नापा जाता है, ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है तथा तापमापी कितने प्रकार के होते हैं और इन तापमापियों में क्या संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रचलित तौर पर 4 प्रकार के तापमापी हमें उपलब्ध हैं। एक तापमापी कहलाता है केल्विन का तापमापी, एक तापमापी कहलाता है आपका सेल्सियस तापमापी, एक फ़ारेनहाइट तापमापी और एक कहलाता है रोमर का तापमापी। इन चारों में क्या संबंध है, किस तरीके से इनको बनाया गया है, इसके नीचे के अंक किस तरीके से स्थापित किए गए हैं और इसके ऊपर के अंक किस तरीके से स्थापित किए गए हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रीफ, एक छोटा सा हम पुनरावृत्ति कर दें कि ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव से, जो इस कालखंड के लिए हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। तो डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, क्या आप बताने का कष्ट करेंगी कि ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है? जी नमस्कार। ताप और ऊष्मा में जैसा कि हम आपको पिछले व्याख्यान में भी बतला चुके हैं, लेकिन कुछ अंतराल आ जाने के कारण हम चाहते हैं कि आज इसकी हम पुनः पुनरावृत्ति कर दें। जैसा आपको पता है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, तो किसी भी पदार्थ में जो ऊष्मा पाई जाती है वो उसकी ये निर्धारित करती है कि उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी उपस्थित है, और ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को प्रदर्शित करती है, जो ये बतलाती है कि अगर 2 वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए तो ऊष्मा का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा। आपका कहने का मतलब डॉक्टर श्रीवास्तव कि ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है। जी हाँ। ऊष्मा उसी रूप में नापी जाती है जैसे ऊर्जा नापी जाती है। जी। लेकिन ताप एक ऐसी अवस्था है जो ये बताती है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है। अगर 2 वस्तुओं को मिलाया जाए, 2 वस्तुओं का संपर्क करा जाए, जिसमें से एक का ताप अधिक है और दूसरे का ताप कम है, तो ताप का प्रवाह उच्च ताप वाले से निम्न ताप की ओर होगा। और ये प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का ताप एक जैसा नहीं हो जाता। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप वाले वस्तु की ओर जाएगी, भले ही जो उच्च ताप वाली वस्तु है उसके पास कुल ऊष्मा की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन अगर उसका ताप उच्च है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही होगा। और यदि 2 वस्तुओं को मिला दिया जाए तो उनकी कुल ऊष्मा दोनों की ऊष्माओं का योग होती है, लेकिन अगर उन वस्तुओं को मिलाया जाए तो कुल ताप दोनों के ताप का योग नहीं होता है, बल्कि वो ताप धीरे धीरे करके बीच में होगा। जी हाँ, समान हो जाएगा। ऊंचे ताप
वाले से कम जी और हाँ, नीचे ताप वाले से अधिक, बीच में कहीं न कहीं इनका ताप हो जाएगा। जबकि ऊष्मा की मात्रा दोनों वस्तुओं की पृथक पृथक ऊष्माओं के योग के बराबर होगी जबकि उन्हें आपस में मिला दिया जाए। जी, तो कमरे का ताप जैसे हम सेल्सियस तापमापी से ज्ञात करते हैं, गैसों का ताप हम केल्विन तापमापी से ज्ञात करते हैं। तो जैसा आपको सर ने बताया कि तापमापी कई प्रकार के होते हैं, हम भी आपको पिछले व्याख्यान में बतला चुके हैं। यहाँ हम आपको पुनः बताना चाहेंगे। देखिए आप कि ताप मापने के 4 पैमाने होते हैं, जिन्हें सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रोमर स्केल और परम स्केल या केल्विन स्केल कहा जाता है। सेल्सियस स्केल, इन्हें सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इन सभी स्केल में पैमानों में एक समानता है कि इनमें बर्फ़ के गलनांक को 0 डिग्री माना गया और जल के क्वथनांक को उच्च बिंदु माना गया। तो निम्न ताप और उच्च ताप जो है ये बर्फ़ के गलनांक और जल के क्वथनांक को आधार मान करके ही किया गया है। मैडम, क्या ये सेल्सियस पैमाना जो है ताप का जी वही है जिसे हम सेंटीग्रेड कहते थे? जी हाँ, क्योंकि इसे सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, इसलिए आजकल इसे सेल्सियस पैमाना कहा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल जो है इसमें बर्फ़ को गलनांक को 32 डिग्री माना गया और क्वथनांक को 212 डिग्री माना गया और इन्हें 180 बराबर भागों में विभक्त किया गया। र्यूमर पैमाने में इसे 80 बराबर भागों में व्यक्त किया गया और जो केल्विन पैमाना हम देख रहे हैं ये मुख्यतः गैस का ताप नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, आपने देखा अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने आपको बताया कि सबसे पहला तापमापी होता है सेंटीग्रेड, जिसे सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं। इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के तक के खाने हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक है। बर्फ जिस ताप पर गलती है उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं और पानी जिस ताप पर उबलता है अर्थात पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस कहलाता है और इस स्थान पर हम 100 डिग्री सेल्सियस का निशान लगाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को हम 100 बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं और इनमें से प्रत्येक भाग 1 सेल्सियस के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट पैमाना कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। बर्फ़ के गलनांक को वहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर माना गया है और पानी के क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाया गया है। बीच का हिस्सा 1 से 80 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। कहने का मतलब ये कि जो फ़ारेनहाइट पैमाना है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जिसे 1 से 80 बराबर भागों में बांटा गया है। इसी तरीके से रोमर पैमाना 0 डिग्री रोमर ये ताप है बर्फ के गलनांक का और 80 डिग्री रोमर ये ताप है पानी के क्वथनांक का। बीच के हिस्से को 80 बराबर भागों में बांटा गया है और इस तरीके से रोमर का पैमाना बनता है। केल्विन ताप एक अलग तरीके से बनाया गया है। केल्विन ताप में किसी भी गैस का जहाँ पर आयतन लगभग शून्य हो जाए, नगण्य हो जाए, ऐसे तापक्रम को हमने केल्विन का शुरुआती अंक माना है और ये ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या सेल्सियस के बराबर होता है। उस ताप पर यह माना जाता है कि प्रत्येक गैस का आयतन वहां पर शून्य हो जाएगा। इस ताप को हम परम ताप भी कहते हैं और परम ताप के हिसाब से ही ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का एक टेम्परेचर स्केल बनाया है और जिसको 373 बराबर भागों में बांटा गया है।
ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर है उसे 0 डिग्री केल्विन कहते हैं, और जहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए उसे हम 373 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इस तरीके से 373 डिग्री सेल्सियस में ये पैमाना बना हुआ है। अब आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव से कि इन चारों पैमानों में, इन चारों ताप पैमानों में क्या संबंध होता है। जी देखिए, इन चारों पैमानों में अगर हम इन्हें एक सूत्र के आधार पर दें तो इन चारों पैमानों में हम इस प्रकार से संबंध दे सकते हैं, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू K-273/100, जिसे यदि हम और सरलीकरण इसका करें तो यह सूत्र हमारा बन जाता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5, जहाँ पर C प्रदर्शित करता है डिग्री सेल्सियस को, F प्रदर्शित करता है डिग्री फ़ारेनहाइट को, R प्रदर्शित करता है डिग्री र्यूमर को और K प्रदर्शित करता है डिग्री केल्विन को। तो इस प्रकार से ताप के चारों पैमानों के मध्य हम संबंध दे सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, वैसे आप पिछले सेशन में इन पैमानों पर आधारित न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक प्रश्नों को कर चुकी हैं, पर मैं चाहूँगा कि कम से कम 1-2 प्रश्न आप आज भी बच्चों को करके बता दें, जिससे कि उन्होंने जो पहला पढ़ा था थोड़ा सा उनको रिवाइज हो जाए। जी हाँ, देखिए, हमने आपको पिछली बार कुछ सवाल बतलाए थे कि किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है। तो आया था, हमने डिसाइड किया था कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापक्रम होता है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान बराबर होता है। देखिए, एक आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि दो वस्तुओं के ताप में यदि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना होगा। दो वस्तुओं के ताप में, आप चाहें तो नोट कर लें, दो वस्तुओं के ताप में यदि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना होगा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से सूत्र में हमें कौन कौन से चीज़ को उपयोग में लाना है। तो चूँकि ये सवाल C और F से रिलेटेड है तो हम सिर्फ इतना सूत्र प्रयोग में लाएंगे, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब देखिए, ये सवाल कुछ अलग तरह का है, जो हमको दिए रहते हैं एक से दूसरे में परिवर्तित कीजिए, उससे यह सवाल कुछ अलग तरीके का है। दो वस्तुओं के ताप में 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर दिया है, तो इस स्थिति में हमको मानना पड़ेगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। चूँकि दो वस्तुएं दी हैं इसलिए F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 72 डिग्री दिया हुआ है और हमें C1 माइनस C2 ज्ञात करना है कि इन्हीं वस्तुओं का डिग्री सेंटीग्रेड में कितना अंतर होगा। तो बच्चों, यहाँ देखिए, डॉक्टर श्रीवास्तव आपको ये बता रही हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि दो वस्तुओं का तापांतर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब एक वस्तु का ताप अधिक है और दूसरी वस्तु का ताप कम है। जी हाँ। जिसका अधिक है उसको हमने F1 माना, जिसका कम है उसको हमने F2 माना, तब F1 माइनस F2 बराबर 72 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। जी हाँ। अब इसे हमें केल्विन में बदलना है। मान लीजिए कि जिस वस्तु का तापक्रम अधिक है उसका ताप कितना है, C1 डिग्री केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, और जिसका कम ताप है उसका तापक्रम C2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इन दोनों में अंतर हम ज्ञात करेंगे कि वास्तव में अगर फ़ारेनहाइट में अंतर 72 है तो डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर कितना होगा।
पहले हम अपने सूत्र को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से, तिर्यक गुणा की सहायता से इस प्रकार से लिख लें, 9c इज इक्वल टू 5f माइनस 32। अब जब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 5f माइनस 32 में हम 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160, 9c। अब हमने इसको मान लिया ये ज़्यादा ताप वाली वस्तु है तो 9c1 और यहाँ पर आ जाएगा 5f1। इसी प्रकार से हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं, 9c2 बराबर 5f2 माइनस 160। अब हमें f1 माइनस f2 दिया हुआ है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से घटा देंगे। तो देखिए क्या होगा, 9 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू, पुनः 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, f1 माइनस f2 और ये माइनस 160 और ये माइनस 160। तो ये माइनस 160 जब ऋण का ऋण से गुणा हो जाएगा तो ये धन हो जाएगा। इस स्थिति में माइनस 160 और धन 160 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सूत्र बचेगा 9c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 5 इंटू f1 माइनस f2। अब f1 माइनस f2 की वैल्यू हमें दी हुई है 72 डिग्री, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 72 डिग्री। तो इस स्थिति में c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 5 इंटू 72 अपॉन 9 और 9 से हम इसे काट देंगे तो 9 अट्ठे 72, तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 डिग्री। अर्थात बच्चों, जिन वस्तुओं का ताप अंतर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उनका तापांतर अगर हम सेल्सियस पैमाने पर नापें तो ये कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल प्रश्न जो आपकी पुस्तक में 18वां प्रश्न है प्रश्न वालों में। अब आइए एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। ये प्रश्न मैं सोचती हूँ इन्हें जब हम जड़ तापमापी बतला दें, हाँ। उसके बाद बतलाएं तो बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। जी चलिए अब आते हैं जड़ तापमापी पर। बच्चों, आपने प्रायः देखा होगा कि जब किसी आदमी को बुखार आता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर एक थर्मामीटर से उस रोगी का ताप नापता है। ये देखता है कि उसे कितना बुखार है। एक छोटा सा थर्मामीटर होता है। इस थर्मामीटर को आप चिकित्सीय थर्मामीटर, चिकित्सीय तापमापी या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है, यह साधारण तापमापी से किस तरीके से भिन्न होता है। जी हाँ, साधारण तापमापी हमने आपको पिछली बार दिखलाया था कि यदि हमारे पास कोई द्रव है और उसका ताप हम सेल्सियस में ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसे एक बीकर में यदि हमने जल लिया और उसमें हम तापमापी को रख देते हैं तो जो भी वो जल से ऊष्मा ग्रहण करता है और उसका ताप एक निश्चित बिंदु तक बढ़ता है, उसको हम पढ़ करके ज्ञात करते हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए हमें विशेष प्रकार के तापमापी का उपयोग करना पड़ता है, जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर या हम अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। तो इसमें एक कांच का बल्ब रहता है। देखिए हम एक थर्मामीटर लेकर के भी आए हैं, यदि आप अपने टेलीटॉप पे देख पाएँ, हम एक आपके लिए थर्मामीटर लेकर के भी आए हैं। तो ज्वर मापी में इसमें एक कांच का बल्ब होता है। ये आप देखें, एक कांच का बल्ब रहता है जिसमें पारा भरा हुआ रहता है और यहाँ पर एक पतली केश नली के द्वारा इस बल्ब का सिरा जुड़ा रहता है। केश नली अर्थात बहुत ही कम व्यास की, बहुत ही कम त्रिज्या की एक पतली नली रहती है जिसमें से होकर के पारा ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर जहाँ पे ये बल्ब जो है ये केश नली से जुड़ा रहता है, यहाँ पर ये कुछ मुड़ा हुआ, हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है और
जो इसका बाहरी भाग रहता है इस पर एक स्केल बना रहता है जिसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के चिन्ह अंकित होते हैं। ये फ़ारेनहाइट स्केल के माप होते हैं और चूँकि अनेक प्रयोगों के पश्चात स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। डॉक्टर साहब मुझे ज़रा दिखाइए। जी हाँ। वो ये देखिए, ये आपका क्लिनिक थर्मामीटर है। अगर आपकी लेबोरेटरी में यह क्लिनिक थर्मामीटर होगा, मैं आपके शिक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपनी लेबोरेटरी से निकालकर बच्चों को आज ही क्लिनिक थर्मामीटर दिखाएं। ये थर्मामीटर, आपने बड़ा थर्मामीटर देखा था जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था। लेकिन चूंकि आपको केवल मनुष्य का बुखार इस थर्मामीटर से नापना है, इसलिए हमने इसको छोटा बनाया है। इसको इस तरीके से बनाया है कि इससे मनुष्य का बुखार नापा जा सके। और आप जानते हैं कि मनुष्य का बुखार, मनुष्य का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होता है। या हम ये कहें, अगर सेल्सियस पैमाने में लें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मनुष्य का ताप हमेशा रहा करता है। न इससे ऊपर जा सकता है और न इससे नीचे जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये पारे की एक घुंडी है, एक कांच की घुंडी है जिसके अंदर पारा भरा हुआ है, और यहाँ पर इस थर्मामीटर में एक बीच में एक सूत के बराबर एक खाली जगह है जो केस नली के रूप में है। इस केस नली के दोनों ओर निशान लगे हुए हैं। एक तरफ फ़ारेनहाइट के निशान लगे हैं और दूसरी तरफ सेल्सियस के निशान लगे हैं। फ़ारेनहाइट के निशान 95 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 फ़ारेनहाइट तक लगे हैं, और सेल्सियस के निशान 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक लगे हुए हैं। प्रत्येक निशान छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, जिससे पॉइंट पर हम उसका वो निकाल सके, मान निकाल सके कि कितना तापक्रम है। इस थर्मामीटर की एक विशेषता और है कि इस घुंडी में जहाँ पर पारा भरा हुआ है, इसके ऊपर से जब ये केस नली जाती है तो यहाँ पर एक मोड़ है। इस केस नली में एक मोड़ बनाया गया है। ये मोड़ केवल इसलिए बनाया गया है कि थर्मामीटर के में अगर किसी मनुष्य का ताप नापना हो तो उसकी जीभ के नीचे या उसके बगल में इसको लगा दिया जाए। ताप पाकर ये पारा बढ़ेगा और ऊपर चलता हुआ केस नली में ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये इस टेढ़ में, जो टेढ़ा भाग है, इसमें से होकर निकल के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उष्मा पाकर पारा फैलता है। लेकिन जब आप इसका ताप नाप लेते हैं, किसी मनुष्य का ताप नाप लेते हैं और इसे निकाल कर बाहर लाते हैं, तो ये तत्काल पारा नीचे की ओर नहीं गिर सकता, क्योंकि ये टेढ़ा जो भाग है ये पारे को नीचे नहीं आने देता, वही रोक देता है जहाँ पर के मनुष्य के ताप ने इसे पहुँचाया है, और आप आसानी से इस ताप को पढ़ सकते हैं। जब आपको पारा उतारना होता है तो आप इस थर्मामीटर को इस तरीके से लेकर और इस तरीके से झटके से हिलाते हैं, जिससे पारा इस टेढ़ में से होकर झटके के कारण नीचे की ओर उतरने लगता है और पुनः अपनी घुंडी में वापस पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया होती है इस क्लिनिकल थर्मामीटर से मनुष्य का ताप नापने की। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। अब मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से एक बात जानना चाहूँगा कि पारा तो बड़ा महंगा पदार्थ है, हमारे पास इससे बहुत सस्ते पदार्थ भी हैं, जैसे पानी है। क्या हम पानी का थर्मामीटर नहीं बना सकते? क्यों इतना महंगा पारा उपयोग में लाते हैं? अगर ये थर्मामीटर टूट जाए तो पारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा और महंगा पारा नष्ट हो जाएगा।
अगर इसकी जगह पे पानी उपयोग में लाया गया होता तो उसको कोई कीमत नहीं थी, नष्ट हो जाता 2-4 बूंद पानी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए चर्चा करते हैं हम डॉक्टर श्रीवास्तव से जी कि इसमें पारे का उपयोग हम क्यों करते हैं। जी हाँ। तो देखिए, जैसा आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के विषय में इतनी सारी बातें बतलाई गई कि इसमें स्केल रहता है और किस प्रकार से इसे हम स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप नाप सकते हैं। उस घुंडी से हो करके ताप पा करके, ये देखिए ज्वर तापमापी, हमने एक चित्र भी आपके लिए लेकर के आए हैं कि इस प्रकार से इसमें स्केल अंकित रहते हैं और स्केल चढ़ते चढ़ते पारा जहाँ तक चढ़ता है उस पाठ्यांक को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दूधिया कांच का बना होता है। इसके पश्चात जैसा आपको बतलाया गया कि आजकल सेल्सियस चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इसलिए सेल्सियस पे आधारित तापमापी भी आने लगे हैं। तो जिसमें कि इस प्रकार से देखिए, ये एक सेल्सियस तापमापी है जिसमें चूँकि पाठ्यांक पढ़ने में कुछ कठिनाई होती है कुछ लोगों को, इसमें सीधे सीधे नंबर्स में, अभी यहाँ पे जैसे 00 अंकित है और जब इसको हम अपने शरीर पे लगाएंगे तो जो भी इसमें मापन है वो सीधे सीधे इसमें रीडिंग के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तो ये सेल्सियस तापमापी का एक चित्र आपके लिए है। इसकी उपयोग विधि, जैसा कि आपने देखा कि पहले हमको इसकी घुंडी को साफ़ कर लेना पड़ता है, ठंडे पानी में धो करके पारे को झटक करके उतार लेना पड़ता है, जैसा आपको अभी सर ने बतलाया, और मुंह या बगल में करीब 1 मिनट के लिए हम इस ज्वर मापी को रखते हैं। तो शरीर की गर्मी पा करके पारे में प्रसार होता है और मनुष्य के शरीर के ताप के अनुसार पारा एक निश्चित अंक पर पहुंच करके रुक जाता है। देखिए, हमने आपको बताया है कि सही विधि क्या होती है ताप को, थर्मामीटर को मुंह के अंदर रखने के लिए। देखिए, जैसा आपको चित्र में बताया गया है कि जीभ के नीचे, यहाँ पर मुंह खोल करके और उसके पश्चात जीभ के नीचे हम इस थर्मामीटर को रखते हैं और 1 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। इसके पश्चात जो केश नली के पीछे का भाग जो दूधिया रंग कांच का होता है, इससे पाठ को आसानी से पढ़ लिया जाता है। अब सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्यों तापमापी में पारे का ही उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए मैं आपको बतलाती हूँ। पारा कांच को गीला नहीं करता है। यदि हम एक ग्लास में पानी रखें और पानी को हम उलट दें तो कांच हमको, ग्लास हमको कैसा दिखलाई देगा? गीला दिखलाई देगा। जी हाँ, मतलब जो पानी के जो वाष्प की बूंदें पानी में कांच की दीवार पर चिपक जाती हैं, जी हाँ, ऐसी बूंदें पारे की नहीं चिपकती। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि अन्य द्रव, पानी या अन्य द्रव कांच को गीला कर देते हैं। पारे का प्रसार प्रत्येक ताप पर एक समान होता है। जैसा हमने देखा कि जल जो होता है इसका घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। इसके पश्चात जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जैसे ही ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंचने लगता है तो तेज़ी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लेकिन जो पारा रहता है ये प्रत्येक ताप पर, अगर वो 14 डिग्री से 15 डिग्री तक अगर वो 1 पॉइंट बढ़ा है तो अगर 98 से 99 तक भी हम देखें तो वो 1 पॉइंट ही बढ़ेगा, अर्थात उसका प्रसार प्रत्येक ताप पर समान होगा। कहने का मतलब ये डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने पहली बात बताई कि पानी कांच की दीवार से चिपकता है, उसके मॉइस्चर, उसके वाष्पकण उस दीवार पर चिपककर उसे धुंधला बना देते हैं, जबकि पारे के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। पारा कांच की दीवार पर नहीं चिपकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि पारे का प्रसार हर ताप पर एक जैसा होता है, जबकि पानी का प्रसार हर ताप पर एक जैसा नहीं होता। भिन्न भिन्न तापांतरालों पर उसका प्रसार भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उससे सही मायने में हम ताप नहीं नाप सकते हैं। जबकि पारे का प्रसार एक जैसा होता है, इसलिए हम उसकी आसानी से नाप सकते हैं। तीसरी बात और बताइए मैडम। इसके अतिरिक्त पारे में धात्विक चमक होती है, तो धात्विक चमक होने के कारण
पाठ्यांक लेने में सुविधा होती है। चमकता है पारा। नहीं, ये बात बहुत अच्छी बताई आपने डॉक्टर जी हाँ, श्रीवास्तव जी कि पारा एक धातु है जी और प्रत्येक धातु में एक धात्विक चमक होती है। पारे में भी धात्विक चमक होती है और इस चमक के कारण हम आसानी से पाठ्यांक ले सकते हैं। जबकि अगर पारे की जगह पर अगर हम पानी लें तो पानी में इस तरीके की कोई चमक नहीं होती और उस समय हमें पाठ्यांक लेने में असुविधा नहीं होगी। जी। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात ये इस ताप पर जाकर के जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्वथनांक 356 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात ये ताप की लंबी रेंज में काम कर सकता है। एक लंबी परास जो हम देख रहे हैं -39 से लेकर के 356 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात एक लंबी रेंज में यह कार्य करता है। जबकि जल इत्यादि के साथ ऐसा नहीं होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमने लगता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, लेकिन पारा चूँकि एक लंबी रेंज में काम करता है, इसलिए भी यह तापमापी में बहुत अधिक उपयोगी पदार्थ होता है। बच्चों, चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बताई है डॉक्टर श्रीवास्तव ने, -39 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर पारा जमता है और 356 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। एक बहुत विशाल परास है हमारे पास जिसमें पारे के प्रसार के कारण हम ताप मापन कर सकते हैं, जबकि पानी के लिए ये परास बहुत कम है। वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदल जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वाष्प में बदल जाता है। केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के ताप को ही हम पानी के थर्मामीटर से नाप सकते हैं। जबकि अगर हम पारे का उपयोग करें तो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 356 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे आसानी से नाप सकते हैं। एक बड़े परास में और एक जैसा प्रसार होने के कारण हम पारे का उपयोग पानी के स्थान पर करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे पास 4 चीज़ें हुई जिसके कारण हम पानी का उपयोग थर्मामीटर में नहीं करते, उसके स्थान पर पारे का उपयोग करते हैं। पहली चीज़ हुई कि पारे का प्रसार प्रत्येक तापक्रम पर एक जैसा होता है, पानी का प्रसार भिन्न भिन्न तापक्रमों पर एक जैसा नहीं होता। दूसरी चीज़ हुई, पारा कांच की नली को पर चिपकता नहीं है, जबकि पानी और पानी की बूंदें, पानी के वाष्प इस कांच की नली पर चिपक जाते हैं और उसे धुंधला बनाते हैं। तीसरी चीज़ हुई, पारे में धात्विक चमक है। अपनी चमक के कारण यह आसानी से पाठ्यांक पढ़ने में सहायता करता है, लेकिन पानी के पास ऐसी कोई धात्विक चमक नहीं होती, क्योंकि पानी धातु नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई धात्विक चमक नहीं होती और उससे पाठ्यांक पढ़ने में हमें आसानी नहीं होती। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पारे का परास, ताप के अंतराल का परास बहुत अधिक है। 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जमता है और 356 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलता है। बीच का परास काफ़ी बड़ा है, जबकि पानी का यह परास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होता है। ये 4 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम प्रत्येक तापमापी में किसका उपयोग करते हैं? पारे का उपयोग करते हैं और पानी का उपयोग इसमें हम नहीं कर सकते। अब सर ने एक न्यूमेरिकल बोला था कि मैं आपको बतलाऊं, तो देखिए अब जब आपने क्लिनिकल थर्मामीटर अच्छे से पढ़ लिया और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जैसा हम आपको बार बार बतला रहे हैं कि आजकल सेल्सियस पैमाने भी बहुधा प्रचलित हैं। तो देखिए हम निकालते हैं कि ये जो तापक्रम है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा। तो पुनः यहाँ पर हम देखें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 2 चीज़ें हमें उपयोग में लानी हैं, तो हम अपना सूत्र वही प्रयोग में लाएंगे, C/5 = F - 32/9।
इसमें F इज़ इक्वल टू 98.4 आपको दिया हुआ है और C आपको निकालना है। ये एक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें F का मान दिया है तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। F की जगह 98.4 माइनस 32/9। अब इसे हम घटाएंगे तो 0.4 तो जो का त्यों आएगा और ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा हमारा 66.4/9। पुनः हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 का गुणा हो जाएगा 9C और 66.4 इंटू 5 अर्थात C बराबर 66.4 इंटू 5/9। और जब इसको आप गुणा करके और भाग करके हल करते हैं तो ये आता है 36.89 डिग्री, जिसे कि हम राउंड फिगर में बोलते हैं 37 डिग्री। अर्थात यदि मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री है तो सेल्सियस में ये ताप आता है 36.89 डिग्री। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो तापमान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्वस्थ मनुष्य का तापमान है उसे किस तरीके से हम सेल्सियस पैमाने पर बदलते हैं। प्यारे बच्चों, आज समय की सीमा है इसलिए हम अपना पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पाठ में हम आपको बताएंगे कि ठोस, द्रव और गैसों का प्रसार किस तरीके से होता है और हमारे दैनिक जीवन में ठोस, द्रव और गैसों के प्रसार का क्या महत्व है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।